MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को देख रहे हैं। बेसिक्स में हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो हमने बात की थी कि एक से अधिक वर्ड्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें हमने एक बात की थी कि भाई कभी हम क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्ड्स का जो एक ग्रुप है उसे हम फ्रेज कह देते हैं, कभी हम उसे क्लास कह देते हैं और कब उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी शुरुआत जो है सेंटेंस से करेंगे, क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये जो फ्रेज है ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है, यानी ये अकेले नहीं प्रयोग होता है। आप कहें इसे अकेले, सामान्यतः अकेले इसे हम प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक सेंटेंस का ही एक पार्ट है जो उसी सेंटेंस में क्या करेगा, या तो नाउन का कार्य करेगा, या एडजेक्टिव का कार्य करेगा, या एडवर्ब का कार्य करेगा। ऐसे ही हमने ये चीज़ जानी थी, ये भी क्या है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। पिछले पार्ट में हमने बात किया था, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन ये अकेले नहीं आएगा। जब दो सेंटेंस को एक साथ में जोड़ दिया जाता है तो हम उन दोनों सेंटेंसेस को क्या कहने लगते हैं, क्लास कहने लगते हैं। एक को उसमें से हम क्या कहते हैं, अगर दोनों समान लेवल की क्लास हैं तो हम दोनों को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और अगर एक क्लास अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पे निर्भर कर रही है तब हम जो निर्भर कर रहे हैं उसे सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, और जो जिस पर निर्भर कर रहे हैं उसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। ये हमने बात की थी। तो कुल मिला के हुआ क्या, कुल मिला के ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। हम कह सकते हैं अकेले नहीं रह सकता, तो हम इसे क्या कहेंगे। तो यानी कि कुल मिला के हमारी बात आकर के आ रही है कि सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं हम। तो सेंटेंस को हम बेहतर रूप से अगर समझ लें तो उसी के ये पार्ट हैं, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। पिछले पार्ट में हमने ये बातें कर ली थी, आज हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, और सेंटेंस में हमें क्या है, आज हम एग्जाम्पल से इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले हम सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस में हमने बात कर ली थी पिछली बार कि सेंटेंस को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, और ये एक वर्डों का एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है। यानी हम कह लें कि ये पूरी तरीके से भाव को प्रकट करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा कंप्लीट सेंस देता है। तो यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट कर सकता है, शब्दों के ऐसे ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। ये तो बात हुई कि भाई हम कई शब्दों को एक साथ में रख करके यदि वो सारे शब्द मिल करके एक पूर्ण भाव प्रकट कर पा रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से हमें बता पा रहे हैं, पूरी तरीके से समझा पा रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स के जो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। फिर हमने इसको सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए इन्हें हम दो भागों में हमने बांट लिया था। एक भाग को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर के बनता है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या थे। सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में बात चल रही होगी कि इन्होंने ये किया या इनके साथ ये घटना घटित हुई, या तो उनके साथ कोई घटना घटित हुई है ये वाक्य में बताना चाहते हैं हम, या वो व्यक्ति एक्टिव होकर के यानी सक्रिय होकर के कुछ कार्य कर रहा है। जैसे हम कहें राम पढ़ता है तो पढ़ने का कार्य राम कर रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक्शन को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो या तो उसके साथ कोई घटना हुई रहेगी या वो कोई कार्य करता हुआ पाया जाएगा। तो हम ऐसे जिसके बारे में बात हो रही होगी, मतलब जो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात चल रही है, चाहे वो एक्टिव रहे या एक्टिव ना रहे, कुछ कार्य ना भी करता रहे, लेकिन उसके बारे में कुछ बात हो रही है, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, उस पूरे पार्ट को हम सब्जेक्ट कह देंगे। और बाकी जिस वाले पार्ट में अगर ये सब्जेक्ट वाले पार्ट को हम अलग कर लें तो अगला बाकी जो हिस्सा बचेगा वो प्रेडिकेट का होगा। तो हमने बात की थी सब्जेक्ट वाले पार्ट में मेन चीज़ है एक नाउन का होना। अच्छा, अगर नाउन नहीं हो सकता है तो नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के बात ये निकल के आई कि सब्जेक्ट के पार्ट में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है उसमें एक नाउन अवश्य होगा, नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह प्रोनाउन होगा। ऐसे प्रेडिकेट में आते हैं। प्रेडिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक वर्ब का होना, क्योंकि वर्ब ही किसी घटना
का घटित होना जो बताया जाता है वो वर्ब के माध्यम से बताया जाता है, या कोई एक्शन जो क्रिया की जा रही है वो हम वर्ब के माध्यम से बताते हैं। तो प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई एक वर्ब, और ये कैसी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। जैसे हम देख लें, अब एग्जाम्पल समझते हैं, यही चीज़ हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, राम रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटें तो देखिए किसके बारे में बात चल रही है। यहाँ इसका मतलब है राम किताब पढ़ता है। तो राम जो किताब पढ़ता है, पढ़ने का कार्य, किसके बारे में बात चल रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया, यहाँ तक सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया। उसके बाद का सारा हिस्सा जहाँ से ये वर्ब की स्टार्ट, हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जहाँ से सब्जेक्ट जहाँ ख़त्म हुआ और जहाँ से वर्ब की स्टार्टिंग होती है वहीं से प्रेडिकेट का हिस्सा हो जाता है। ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटना बहुत आसान है। ये हो गया प्रेडिकेट का हिस्सा। सब्जेक्ट के हिस्से में देखिए एक नाउन का होना आवश्यक था जो कि राम आया हुआ है। प्रेडिकेट के हिस्से में 3 वर्ड आए हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है फाइनाइट वर्ब, जो कि देखिए क्या है? ये रीड्स है। अच्छा, रीड्स है। देखिए राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है, इसलिए वर्ब लगी हुई है रीड्स। इसके अनुसार वर्ब लगी हुई है रीड्स। अगर ये राम की बजाय बॉयस होता, बॉयस यानी प्लूरल अगर नाउन प्रयोग किए होते हैं बॉयस, तो क्या होता है? यहाँ पे रीड की बजाय रीड होता। तो ये जो वर्ब है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाएगी। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से होगी। तो कुल मिला के हमारा ये निकल के आया कि भाई सब्जेक्ट के हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ क्या? सब्जेक्ट वाले हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ हमारा एक नाउन, या नाउन को कह लें या प्रोनाउन। और जो हमारे प्रेडिकेट के हिस्से में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो हुई एक फाइनाइट वर्ब। तो जहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और उसके अनुसार एक वर्ब होगी, यानी एक फाइनाइट वर्ब होगी, वहीं पे एक सेंटेंस का निर्माण हो जाया करेगा। बाकी चीज़ें हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट वाले हिस्से में भी एक से अधिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? यानी नाउन के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा उसमें भी एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं, जो क्या है? वर्ब के, यानी कि वर्ब के अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। तो उनके बारे में वो क्या कार्य करती हैं वो हम उनके बारे में डिटेल में बाद में जानेंगे जब हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ चुके होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें दूसरे सेंटेंस में, देखिए ये क्या है? ही इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के बारे में केवल परिचय बताया जा रहा है, यहाँ ये कुछ कार्य नहीं कर रहा है। वह क्या है? वह एक विद्यार्थी है, हम कह रहे हैं। तो देखिए वर्ब स्टार्ट हुई यहाँ से, इज से, तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा है और ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा है। सब्जेक्ट में अब एक नाउन की जगह एक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। नाउन का ना, किसी का नाम ना लेकर के उसे वह के माध्यम से बताया जा रहा है, तो एक प्रोनाउन है। तो हमने क्या जाना यहाँ पे? सब्जेक्ट के हिस्से में नाउन होना या प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है, और हमारे जो प्रेडिकेट का हिस्सा है उसमें एक वर्ब का होना आवश्यक है। जब एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के हिस्से में एक नाउन हम कह लें, यानी सब्जेक्ट आ जाए और प्रेडिकेट के हिस्से में एक फाइनाइट वर्ब आ जाए, तभी हमारा एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है फाइनाइट वर्ब के होने पे। अब हम यहाँ पे बातें करते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस। आप इसी को एक क्लाज भी कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पे हमारा, जब हमारी यहाँ में ध्यान देना, जब हमारे एक सब्जेक्ट होगा और इसी सब्जेक्ट के अनुसार एक फाइनाइट वर्ब आ जाएगी, तब हमारा एक क्या है? एक क्लाज बन गया इससे। अगर ये अकेली क्लाज प्रयोग हो रही है, अकेली क्लाज, तो ये इसी ने ही एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया है, यानी क्लाज ही सेंटेंस है। एक अकेली क्लाज ही सेंटेंस है। अगर एक अकेली क्लाज यानी उसमें एक से अधिक क्लाज ना आए, क्लाज ना आने का मतलब क्या है? कि उसमें और कोई फाइनाइट वर्ब फिर से ना आए। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं आती है तो हम क्या है? इसका मतलब उसमें एक ही क्लाज है। अगर एक ही क्लाज है तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कह देते हैं, उसे हम क्लाज के माध्यम से नहीं कहते हैं, उसे हम क्लाज नहीं कहते हैं। वास्तव में वो एक प्रिंसिपल क्लाज ही है, यानी एक सिंपल सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लाज ही है। लेकिन हम इसको जब एक ही मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब अगर पूरे सेंटेंस में है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल सेंटेंस कह करके छोड़ सकते हैं, क्लाज के रूप में नहीं डिवाइड करते हैं। जैसे ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं? ये सिंपल सेंटेंस है हमारे दोनों। अब आगे हम देखते हैं। तो हमने ये चीज़ों की बात की थी, यहाँ पे हमने ये बात की थी कि सब्जेक्ट के हिस्से में
जो हमारा नाउन, या हमने कहा नाउन के अलावा अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जो इतनी सारी चीज़ें की बात की थी हमने। फिर प्रेडिकेट के हिस्से में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। हमारा जो सेंटेंस होता है वो कई प्रकार का होता है। सेंटेंस में अगर हम बात कर लें तो सेंटेंस जो होता है हमारा, यहाँ हम देख लेते हैं। सेंटेंस में हमारा एक सेंटेंस होता है डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। डिक्लेयर, डिक्लरेटिव डिक्लेयर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है घोषणा करना। या असर्ट, असर्ट मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कुछ कहना। इसका मतलब यदि हम कोई चीज़ हम दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं, या हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को डिक्लेयर तब करते हैं जब उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी हो, यानी वो हम कह लें एक ठोस कथन हो। ठोस कथन मतलब हमें पूरी जानकारी, उसके बारे में बिल्कुल संदेह ना हो कि भाई ये चीज़ है तो है, यानी वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी डाउट हो। तो ऐसे सेंटेंस, इसका मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें बिल्कुल भी संदेह की स्थिति नहीं होती है, वो निश्चित रूप से हमें उसके बारे में पता होता है, हम दृढ़ कथन कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब ये दो प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। एक तो ये सकारात्मक हो सकता है, एक ये क्या हो सकता है, एक नकारात्मक, यानी एक अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर वो उसमें किसी बात को नकारा नहीं जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। यदि उसमें कोई नकारात्मक नेगेटिव चीज़ बताई बोली जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम कहें राम स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे हमने जो ये कथन कहा है, हमें इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि मुझे ये जानकारी पूरी तरीके से तभी बोलूँगा कि भाई राम आजकल क्या है, स्कूल में पढ़ता है। मुझे पता है राम स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल जाता है। इसकी हमें पूरी जानकारी पूर्ण रूप में, तब हम ये दृढ़ कथन कर पाएंगे। हम तुम कहें राम स्कूल जाता है, तो हमने यहाँ क्या किया, कोई नेगेटिव बात नहीं की। अगर मैं कहता राम स्कूल नहीं जाता है तो नेगेटिव कह रहे हैं, यानी मुझे अब पूरी जानकारी है, नेगेटिव में जानकारी है कि वो स्कूल तो नहीं जाता है वो, तब हमने कहा राम स्कूल नहीं जाता है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर हमने इसे क्या किया, अफर्म किया, अफर्म मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना या पुष्टि करना कैसे, तो अफर्मेशन हो गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बने या सकारात्मक, जैसे राम स्कूल जाता है। एक सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव मतलब होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई आर्डर दिया जाएगा, यह क्या होगा, या कोई प्रार्थना की जाएगी, ये चीज़ें की जाएंगी इम्परेटिव सेंटेंस में। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जहाँ पे इंट्रोगेट मतलब होता है पूछताछ करना। तो जहाँ पे कोई चीज़ें पूछी जाएंगी उसे हम कहेंगे, ऐसा सेंटेंस बनेगा उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी जब हम अचानक कोई बात बोल देते हैं। एक्सक्लेम मतलब होता है विस्मय से किसी चीज़ को बोलना, ठीक है ना, अचानक, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जहाँ पे हम कोई दुख प्रकट करेंगे, ठीक है ना। इन सब सेंटेंस को हम देखेंगे डिटेल में। अभी हम सेंटेंस के प्रकार देख रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम उनकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सेंटेंस जान लिया, हमें यहाँ पे जो जानना था वो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस के अंदर ही हमें जानना था क्या, क्लॉज। चलिए आते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये क्लॉज के एग्जांपल हम देख रहे हैं। क्लॉज में देखिए क्या है, यहाँ पे यहाँ आई है जो कि प्रोनाउन है। आई के बाद यानी एक सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आई। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, या हाँ उम्मीद करना या आशा करना कह सकते हैं। यहाँ आई एक्सपेक्ट यानी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। देखिए तो ये एक वर्ब हो गई, यानी जो इस सब्जेक्ट के अनुसार आई। आई को प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल के साथ में यस या यस नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या बनी, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आई हुई है, ये एक फाइनाइट वर्ब हो गई। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे एक और सब्जेक्ट दिख रहा है हमें, आई के बाद एक और वर्ब दिख रही है यहाँ पे, गेट हमें, ठीक है ना। गेट भी या सेल देख लीजिए, अब यहाँ पे सेल, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब भी जो आई है वो आई के हिसाब से आई है, आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ सेल लगता है, इसलिए ये भी क्या है, इसी के हिसाब से आई हुई है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब ये गेट है, तो यहाँ गेट भी एक फाइनाइट वर्ब है। तो हमें एक ही सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दिख रही है।
और इस फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट देखो यहाँ है, इसका अपना सब्जेक्ट यहाँ है। तो इस तरीके से हमने अभी बात क्या की थी, सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के साथ में एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, उस सब्जेक्ट के अनुसार एक वर्ब चाहिए जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक सेंटेंस तो यहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब आई और दोनों के पास अपना क्या है, सब्जेक्ट भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो सेंटेंस है हमारे पास। जब ऐसे दो सेंटेंस प्रयोग होंगे तो उन्हें एक कंजंक्शन से जोड़ दिया जाएगा। ये जो दैट लगा हुआ है ये एक कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंसेस अपने आप में, ये सेंटेंस है देखो, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये अपने आप में एक सेंटेंस यहाँ तक है। अब क्योंकि इसका प्रेडिकेट का हिस्सा ये सब्जेक्ट वाला आई हो गया, बाकी पूरा वर्ब का हिस्सा लेकर के प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके एक सेंटेंस यहाँ बन गया, एक सेंटेंस यहाँ बन गया। तो हमने यही बात की थी, यदि दो सेंटेंस जहाँ प्रयोग अपने आप में दो सेंटेंस प्रयोग हो जाएं, उनको किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया जाएगा। इस स्थिति में अब हम बात करेंगे, ये कहेंगे बना तो एक ही सेंटेंस, क्योंकि हम एक सेंटेंस हमारा तब पूरा होता है जब हम एक फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पूरा सेंटेंस लिखा गया, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाया गया, तो फुल स्टॉप जहाँ लगेगा उसके बाद ही एक पूरा का पूरा सेंटेंस तब हमारा कंप्लीट होता है। और एक सेंटेंस को देखो पूरा करने के लिए हमारी कितनी, दो फाइनाइट वर्ब आ गई हैं। अब हम यहाँ क्लाज की बात करेंगे। यहाँ पे एक क्लाज ये हो गई, तो क्लाज भी अपने आप में क्या है, अब यहाँ देखिए ध्यान समझिए, क्लाज भी अपने आप में पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। यदि हम इतना ही लिखते आई एक्सपेक्ट, तो मैं कहता मैं उम्मीद करता हूँ, बस ये पूरा हमारा एक सेंटेंस हो जाता। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मुझे चाहिए था क्या उम्मीद करता हूँ, तो वो चीज़ें बताई गई एक दूसरे सेंटेंस के माध्यम से और उसको दैट से कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। तो जब एक से अधिक सेंटेंस यानी एक से अधिक कंप्लीट सेंटेंस आ जाएंगे साथ में, तो एक सेंटेंस का अर्थ पूरा ही नहीं हो पाएगा, उसका अर्थ दूसरे वाले पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। जब दूसरे वाले पे निर्भर करेगा तो इस केस में हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, इसको क्लाज बोलेंगे। यानी ये अब सेंटेंस में यहाँ सेंटेंस जो प्रयोग करूँगा, सेंटेंस ये पूरे के लिए प्रयोग करूँगा क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ लगा है। लेकिन इस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब हो गई, तो दो क्लाज का प्रयोग करूँगा। ये एक क्लाज है, एक क्लाज ये है, और दोनों क्लाज को ये कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ अर्थ निकाल लूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ इतना अगर कह दिया जाए तो ये पहले क्लाज का अर्थ है। मैं उम्मीद करता हूँ लेकिन अर्थ पूरा नहीं हुआ। देखो अब मेरे मन में ये उम्मीद रहेगी कि भाई मैं किस चीज़ की उम्मीद करता हूँ, तो वो चीज़ बताई जा रही है आगे जा कर के। देखिए कि दैट मतलब की हो गया कि आई सेल गेट अ प्राइज, यानी मैं कोई पुरस्कार क्या करूँगा, प्राप्त करूँगा, मैं कोई पुरस्कार प्राप्त करूँगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए ये वाले सेंटेंस की अगर बात करेंगे, ये अपने अर्थ के लिए किसी पे प्रयोग नहीं, मतलब निर्भर नहीं कर रहा। अगर मैं दोनों को अलग अलग अर्थ लूँ तो देखिए अगर मैं कहूँ मैं एक पुरस्कार प्राप्त करूँगा, ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये इसका अर्थ अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको पहले वाली क्लास को पढ़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, तो ये अर्थ में क्या रहा, अर्थ में इनकम्प्लीट रह गया कि भाई उम्मीद करता हूँ तो जानना चाहेगा कोई कि क्या उम्मीद करते हो तुम। तो यानी ये क्या उम्मीद करता है, ये चीज़ की उम्मीद करता है। तो हमने कहा था कि क्लाज, जो क्लाज अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लाज पर निर्भर करेगी, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लाज कहेंगे, इसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ये हो गया क्या, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। और ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल क्लाज हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, ये क्लाज, देखिए क्लाज की बात तभी करेंगे जब एक सेंटेंस ऐसा बनाओ जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ रही है। और जब तक हम क्लाज को पहचानना नहीं सीखेंगे जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ रही है, तब तक हम इंग्लिश में कायदे से जो है अर्थ निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसे सीखना भी जरूरी है। आगे हम देखते हैं अगले सेंटेंस। जैसे यहाँ पे है द लेटर ब्रॉट मनी, द लेटर ब्रॉट मनी। देखिए यहाँ ये द लेटर सब्जेक्ट है और ये वर्ब शुरू हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक वर्ब, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो प्रेडिकेट में ये वर्ब है हमारी, तो एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई, तो ये बन गया हमारा एक सेंटेंस। अगला देखते हैं, विच लग गया, विच के बाद विच वाज बैडली नीडेड। अब देखिए ये हमारा यहाँ से ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया प्रेडिकेट का पार्ट, और यही जो हमारा कंजंक्शन है ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई इसके ठीक पहले ये सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है और कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे
आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं दो सेंटेंस यहाँ, चूंकि एक ये फाइनाइट वर्ब होगी हमारी, यहाँ हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब ही है, तो दो क्लास यहाँ प्रयोग हो रही हैं, तो एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, पूरा सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है। तो यानी एक सेंटेंस का निर्माण दो क्लास से हुआ है। अब हम इस क्लास का नामकरण किस प्रकार से सकते हैं, ये क्लास यहाँ क्या कर रही है, जैसे अर्थ लेते हैं, द लेटर ब्रॉट मनी, यानी वह लेटर लाया था, ब्रॉट मतलब ब्रिंग का सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, यानी वह लेटर लाया था, क्या लाया था, धन लाया था, मनी लाया था, विच वाज बैडली नीडेड, जिसकी बहुत ही क्या है, बहुत ही आवश्यकता थी, हम कह रहे हैं जो बैडली यानी बुरी तरीके से, जिसकी हम कहें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए बैडली का प्रयोग हो रहा है, जिसकी मतलब बुरी तरीके से आवश्यकता थी। बुरी तरीके का मतलब यहाँ क्या है कि अत्यधिक आवश्यकता थी। तो ये पूरा सारे के सारे वर्ड मिल करके किसके बारे में बता रहे हैं, ये मनी के बारे में बता रहे हैं। मनी एक नाउन है, और हमने बात की थी नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर वो एक वर्ड का है तो एडजेक्टिव कह लेते हैं हम, अगर एक से अधिक वर्ड है वो बता रहा है तो हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कह लेते हैं। लेकिन अगर वो जो सारे वर्ड मिल करके बता रहे हैं उनके पास खुद वो एक सेंटेंस बन जा रहे हैं, यानी उनके पास एक सब्जेक्ट है, एक मतलब फाइनाइट वर्ब है, तो वो एक क्लास बन जाएंगे। अगर वो क्लास बन जा रहा है सारा वर्ड मिल करके, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसे एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। यानी ये पूरा का पूरा जो क्लास है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, ये पूरा मिल करके इसी मनी के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव क्लास हो गई है। ऐसे हम अगले सेंटेंस देखेंगे, यू विल पास, यानी तुम पास हो जाओगे। देखिए यू के हिसाब से विल लगा है, और ये है मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो एक क्लास तो यहाँ हो गई हमारी, दूसरी क्लास हो गई यहाँ, यू वर्क हार्ड, यू के हिसाब से वर्क लगा हुआ, और ये हो गया हमारा कंजंक्शन। तो हम देखेंगे दो क्लाजेज यहाँ पे भी हैं, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, तब एक सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे एक क्लास हमारी जो हो गई, ये वाली हो गई हमारी, देखिए यहाँ पे ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई, और हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जैसे मैं इसको, ये कंजंक्शन को साथ में लेकर के पढ़ा जाता है, कंजंक्शन को क्लास के साथ लेकर के पढ़ा जाता है। अगर मैं इसको क्लास इस वाले को लेकर के इसके साथ पढ़ता कि मैं क्या एक कोई पुरस्कार प्राप्त करूँगा, तो इसके अर्थ के लिए इस पे डिपेंड करेगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये अपने अर्थ के लिए इस पे डिपेंड करेगी। कंजंक्शन जिसके सामने होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। यहाँ पे मिस्टेक से हमने क्या बता दिया इसको, ये हमने समझ लिया इससे सबऑर्डिनेट क्लास ना प्रिंसिपल क्लास, जबकि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इसको पहचानना बहुत आसान है, जब हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, जिसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा रहेगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस क्लास के साथ पढ़ा जाता है, और जो कंजंक्शन लगा हुआ है उस कंजंक्शन के आधार पे ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी, ये प्रिंसिपल क्लास होगी। ऐसे यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिए क्या है, ये है हमारी प्रिंसिपल क्लास, तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो देखिए यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि लगा दिया मैंने, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। हम कह लें तुम पास हो जाओगे, ये बुरा अर्थ दे रहा है, लेकिन हम कहें यदि कठिन परिश्रम करते हो, अगर मैं कह दूँ यदि कठिन परिश्रम करते हो तो ये अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गई, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई। तो इस तरीके से हम क्लास की बात तभी करेंगे जब एक सेंटेंस का निर्माण एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से होगा। क्लास कुल मिला के हमने ये जाना, क्लास अपने आप में एक सेंटेंस है, अपने आप में एक सेंटेंस है, चूँकि उसके पास भी सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट है, यानी खुद का फाइनाइट वर्ब है। जहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिखा वहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि एक हमारी एक क्लास का निर्माण हो जाता है, यानी एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। और अगर एक ही सेंटेंस में सेंटेंस का निर्धारण कैसे करेंगे, जहाँ पे फुल स्टॉप खत्म होगा वहाँ हमारा एक सेंटेंस खत्म होता है। तो अगर ऐसा है तो एक सेंटेंस में ही कई क्लास हो सकती हैं, कई। अब क्लास का निर्धारण कैसे करेंगे कि कितनी क्लास है उसमें, सेंटेंस का निर्धारण तो हमने बता दिया कि फुल स्टॉप जहाँ लगा होगा वहाँ तक मानेंगे ये सेंटेंस यहाँ जाके ख़त्म हुआ। तो हम क्लास कैसे जान पाएंगे उस सेंटेंस में कितनी, एक ही सेंटेंस हमने कहा इतनी बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, तो एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लास है, कैसे जान पाएंगे, फाइनाइट वर्ब से। जब हम फाइनाइट वर्ब पहचान पाएंगे, फाइनाइट वर्ब कैसे पहचान पाएंगे, इनको हम वर्ब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे। फाइनाइट वर्ब अभी इतना जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब के सामने ही उसका सब्जेक्ट होगा, और अगर वो सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है,
अगर वहाँ लगा कर देख लो आपको, जैसे देखो यहाँ है, ये है वर्ब हमारी, अगर हम आई की जगह यहाँ लगा देते ही, तो ही की जगह ये एस्पेक्ट जगह एस्पेक्ट्स हो जाएगा, यस लगेगा इसमें, तो ये देखो ये बदल रही इसके हिसाब से। ऐसे यहाँ आई की जगह हम लगा दें क्या, आई जगह कुछ भी ही लगा दें तो ही के साथ विल हो जाएगा, ही विल गेट, तब ये हो जाएगा। तो देखिए इसके हिसाब से बदल गई हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ जहाँ जैसे ही हम सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं और वर्ब को चेंज करना पड़ता है, तो वो वर्ब क्या है, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब है। इस तरीके से आप फाइनाइट वर्ब पहचान सकते हैं, और फाइनाइट वर्ब पहचान करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कितनी क्लाजेज हैं एक ही सेंटेंस में वो जान सकते हैं। अब ये किस प्रकार की क्लाज है, वो हम जब क्लाज को डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि अभी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कायदे से नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चीज़ें हमने बात कर ली, और यही चीज़ें बात करें हमने बात की थी, हालांकि वो भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमने बात की थी कि एक ही सेंटेंस में कुछ पार्ट को हम क्या कह देंगे, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं कि एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को, एक से अधिक वर्ड हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, ये फ्रेज कह दे रहे हैं। फ्रेज कैसे, देखो ये एक सेंटेंस का हिस्सा है, देखो सेंटेंस में यहाँ पे ये क्या है, वांट्स एक फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट किस में हिस्से में हमने कहा था एक फाइनाइट वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब के अलावा और चीज़ें आएंगी। देखिए ये एक चीज़ आई हुई है जो कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में देखिए एक ही वर्ड का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो हमारा हो सकता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये देखिए प्रोनाउन क्या, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रोनाउन है, ये एक वर्ड का है तो हम इसे प्रोनाउन कह रहे हैं। अगर एक से अधिक वर्ड का, अच्छा ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब यहाँ पे एक नाउन था, उस नाउन का नाम न लेकर के हमने क्या किया, एक वर्ड लगा दिया जो प्रोनाउन है। प्रोनाउन है मतलब नाउन है, आप समझ लीजिए भाई, हमने नाम नहीं लिया बस केवल। तो उस नाउन को रिप्लेस करके एक वर्ड से रिप्लेस करके कई वर्ड आ जाएं, कई वर्ड मिल करके क्या करें, एक नाउन का ही कार्य करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको हम फ्रेज कहेंगे। जैसे हम देखें द बॉय वांट्स टू गो होम, देखिए ये पूरे वर्ड, तीनों वर्ड मिल करके ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यानी वह लड़का, हम कह रहे हैं कुछ चाहता था, अब यहाँ हम कह रहे हैं कुछ चाहता था, कुछ को ही हमने रिप्लेस कर दिया घर जाना, घर जाना चाहता था, यानी वह लड़का घर जाना चाहता था। तो देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट ही बना, ठीक है ना, लेकिन एक वर्ड का ना होकर के तीन वर्ड हुआ, और ये नाउन का ही कार्य कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, और ये नाउन फ्रेज हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही हमने देखा था यहाँ पे, देखिए किसी नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये हाउस के बारे में बता रहा है, किस चीज़ का हाउस है, स्टोन का हाउस है। अच्छा हाँ, यहाँ पहले आप देख लेंगे, यहाँ इस सेंटेंस में एक ही, देखिए इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है, हम कह लें एक क्लाज वाला सेंटेंस है। जब एक क्लाज वाला सेंटेंस होगा तो हम क्लाज की बात करेंगे ही नहीं, तब हम बात करेंगे कि वो एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे यहाँ देखिए चीफ जो है यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट में ही देखिए ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, ये फाइनाइट वर्ब है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अच्छा फाइनाइट वर्ब को जैसे अभी हमने कहा कि सब्जेक्ट आप चेंज करके देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज हो रही है तो वो हो जाएगी, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में ऐसा नहीं होगा। पास्ट इंडिफिनिट में सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो आपको ये पहचानना आना होगा, धीरे धीरे हम ये सीख पाएंगे कि कैसे हम फाइनाइट वर्ब को जान पाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट के साथ में हमें थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि सभी के साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो हमने यहाँ पे देख लिया भाई कि ये देखिए यहाँ पे ये कार्य जो कर रहा है, एक वर्ड कार्य कर रहा था एडजेक्टिव का, चूंकि एक नाउन के बारे में बता रहा था। अब इसी को हमने ऐसे चेंज कर दिया, भाव अर्थ वही है, मीनिंग वही है सेंटेंस की। इसका मतलब है वह चीफ जो है एक स्टोन हाउस में रहता है, यानी स्टोन का बना हुआ घर है, वो किसी स्टोन के बने हुए घर में रहता है। यहाँ वही मतलब हुआ, वह चीफ रहता था मतलब यहाँ रहता था इन ना हाउस, एक हाउस में, किसी हाउस में रहता था, जो क्या है, जो बना हुआ था किससे, स्टोन से। तीन वर्डों के माध्यम से हमने बताया कि बना हुआ था, किससे बना हुआ था, किसके बारे में बात चल रही है, हाउस के बारे में। तो ये तीन वर्ड मिल करके हाउस के बारे में बता रहे हैं। तो अब ये जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी अब एक वर्ड एडजेक्टिव का कार्य, जैसे यहाँ एक वर्ड कर रहा था, एक वर्ड एडजेक्टिव एक ही वर्ड बता रहा था इसके बारे में, लेकिन यहाँ तीन वर्ड मिल करके बता रहे हैं वही चीज़, तो हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि अगर एक से अधिक वर्ड कार्य करते हैं नाउन का तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, और ये पूरा एक ही सेंटेंस के देखो एक हिस्सा बना रहा है,
इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया था। एक और ये हमने देखा था एडवर्ब वाला। एडवर्ब क्या होता है? जब ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए या नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएगा, उससे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं रामा रैन क्विकली, यार रामा दौड़ा था क्या? जल्दी, तेजी से दौड़ा था, इसको मतलब तो देखिए दौड़ने के बारे में बता रहे, कैसे दौड़ा था? तेजी से दौड़ा था। ठीक है, तो तेजी से दौड़ा था, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, दौड़ने की बता रहा है कि दौड़ कैसे दौड़ा था, मैनर बता रहा है, तेज दौड़ा था, तो ये एडवर्ब है। अब हम इसकी बजाय इतने वर्ड प्रयोग कर दें, 3 वर्ड। और यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, एक ही सेंटेंस बन रहा है। उसी सेंटेंस में ये 3 वर्ड मिल करके इनको हम क्या कह रहे हैं, ये एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं इसलिए एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। और एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं क्योंकि 3 वर्ड मिल करके एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। अगर एक वर्ड होता तो हम एडवर्ब कहते हैं, जैसे ये एडवर्ब है, लेकिन 3 वर्ड काम कर रहे हैं, 3 वर्ड मिल करके काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। कैसा फ्रेज? एडवर्ब फ्रेज। तो इस तरीके से 3 प्रकार का फ्रेज हो जाता है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी तक हमने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे अब डिटेल में समझ लिया कि भाई एक सेंटेंस का निर्माण, निष्कर्ष हमारा ये निकला, किसी भी सेंटेंस का निर्माण कब होगा, एक सब्जेक्ट आ जाए और उस सब्जेक्ट के अनुसार एक वर्ब आ जाए, फाइनाइट वर्ब। बाकी सब्जेक्ट के बाद साथ भी कई चीज़ें हो सकती हैं, उनसे हम उनको डिटेल में बाद में सीखेंगे। अभी मेन हमारा एक सब्जेक्ट जो एक नाउन या प्रोनाउन हो। और प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हो रही हो, तो एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। यही सेंटेंस ही हमारा क्लॉज कहलाता है। क्लॉज तब कहलाता है जब किसी एक सेंटेंस का निर्माण ऐसे ही हुआ हो कि उसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आई हो। यानी हम कह लें एक से अधिक क्लॉज प्रयोग होगी तब हम क्लॉज की बात करेंगे। यानी एक ही सेंटेंस में कई फाइनाइट वर्ब आ जाए, यानी कई फाइनाइट वर्ब आने का मतलब है वो अपना सब्जेक्ट भी लेके आएगी। तब ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम कहेंगे कि वो तब क्लॉज की बात तभी करेंगे। यानी क्लॉज भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसका भी है। यानी क्लॉज की अगर परिभाषा हम देखें तो क्लॉज में हम क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, जो सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है। सेंटेंस का पार्ट तभी बनेगा जब उस सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज प्रयोग हुई रहेंगी। तब एक क्लॉज क्या होगा, उस सेंटेंस का एक हिस्सा ही तो होगा। एंड कंटेंस, और क्या इसके पास खुद की अपनी सब्जेक्ट होती है और खुद की फाइनाइट वर्ब होती है, तब वो क्या कहलाता है, वो क्लॉज कहलाता है। और ये आ करके सेंटेंस में क्या क्या कार्य कर सकता है, पूरी की पूरी क्लॉज क्या कर सकती है, नाउन का कार्य कर सकती है, तब नाउन क्लॉज कहेंगे। जब एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। जब एडवर्ब का कार्य करेगी तो एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। ऐसे ही एक से अधिक वर्ड मिल करके अगर नाउन का कार्य करने लगे एक ही सेंटेंस में, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और ऐसे ही एक से अधिक वर्ड अगर मिल करके एडवर्ब का कार्य करेंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। हमें यहाँ पे ये बात हमेशा अब याद रखनी होगी, क्योंकि हम सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के माध्यम से कम ये 2 चीज़ें, ठीक है ना, इनके साथ कई चीज़ें इसके साथ भी हो सकती हैं। प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब के साथ कई चीज़ें हो सकती हैं, सब्जेक्ट में भी कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक नाउन का होना या नाउन की जगह प्रोनाउन का होना आवश्यक है। ऐसे ही प्रेडिकेट के पार्ट में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन एक फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। इसके माध्यम से एक सेंटेंस बन जाता है। ये बात हमें लगातार याद रखनी है। और ये सेंटेंस जो है, चूँकि हम हर एग्जाम्पल को इसी माध्यम से देखेंगे, सेंटेंस के माध्यम से ही, तो ये हमने सेंटेंस के बारे में जो है, सेंटेंस, क्लॉज और हमने फ्रेज के बारे में कुछ हमने बात कर ली है, जो भी एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी हम हो सकता है आपको बेहतर रूप में ये समझ में ना आया हो। बेहतर रूप में तब समझ में आएगा जब आप पहले एक ही वर्ड को पहचानिए। भाई जब एक वर्ड को आप जान पाएंगे कि अभी आप एक ही वर्ड को नहीं जान पा रहे हैं, उसे नाउन कब कह दे रहे हैं हम, कब उसे हम प्रोनाउन कह दे रहे हैं, कब एडजेक्टिव कह दे रहे हैं, कब उसी वर्ड एक ही वर्ड को हम वर्ब कह दे रहे हैं, कब एडवर्ब कह देंगे, कब कंजंक्शन, कब प्रीपोजिशन, कब इंटरजेक्शन, इनमें से ये वाला नाम कब दे देंगे, जब आप एक ही वर्ड को ये नाम नहीं दे पा रहे हैं अभी। तो आप एक से अधिक वर्ड को, हमने कहा एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का कार्य करेंगे। एक से अधिक मिल करके जो नाउन कार्य यहाँ हम करें, एक वर्ड करेगा वो कार्य, तब उसी एक वर्ड को हम नाउन कहेंगे। और वहाँ पे हम कह रहे हैं एक से अधिक वर्ड अगर नाउन का कार्य करें तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कह दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक से अधिक वर्ड वाला तो तब समझ में आएगा जब हम एक वर्ड वाला पहले जान लें।
तो अब हम यहाँ बात करेंगे, अब आगे हमारा यहाँ से शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे अगर आप इसको बेहतर रूप से समझ जाएंगे कि कब हम किसी वर्ड को नाउन कह देते हैं, कब उसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब में से कब उसे कह देते हैं, वो कौन सा कार्य कर रहा होता है, तब हम उसे ये नाम दे देते हैं। जब आप ये जान जाएंगे तब आप आगे की बातें फिर से समझ पाएंगे। तो हम पहले इनकी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, तब उसके बाद हम फिर से आएंगे वहाँ पे, फिर से हम फ्रेज के बारे में जानेंगे, क्लास के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक हम फ्रेज, क्लास इन सबको नहीं जानेंगे तब तक हम, क्योंकि हमें हमेशा एग्ज़ाम में एक सेंटेंस जो मिलेगा वो एक ही क्लास से मिलकर नहीं बना होगा, वो एक से अधिक क्लास वाला सेंटेंस होगा। और जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे वो कितनी क्लास का सेंटेंस है, तब तक हम कायदे से अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अभी तो हमने बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, आगे जा कर के ये एग्जाम्पल और कठिन हो जाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट भी कॉमन हो जाता है, यानी एक ही सब्जेक्ट को लेकर के उसके लिए दो दो फाइनाइट वर्ब प्रयोग कर दी जाती है। ये तब होगा जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तब हम देखेंगे वहाँ पे। तो पहले अभी हम अगले पार्ट में अब नाउन के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेंगे तो बेहतर रूप में समझ पाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।